हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 भौतिक विज्ञान पेपर सेट 346 BY इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये आपके सामने प्रस्तुत है, तो इसे देखें और इसका फायदा उठाएं। ये पूरा पेपर है, ये सॉल्यूशन आपको इसके लास्ट में आपको हम बताते हैं। 346 BY। अब ये देखिए, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ये चार विकल्प दिए गए हैं, वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू मीटर, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स के लिए क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर। एन टाइप अर्धचालक होता है, ऋणावेशित, धनावेशित, विद्युत उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे जो है एन टाइप या पी टाइप का जो भी चालक है यह विद्युत उदासीन होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति है यह अनुप्रस्थ होती है। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, कम से कम जो है इसमें डेविएशन होता है? तो रेड कलर के लिए। हाइड्रोजन परमाणु के दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है। तो ये आपने पढ़ा है कि L बराबर NH/2 पाई, NH/2 पाई। तो N का मान 2 एक बार रखेंगे और एक बार 1 रख करके, तो अंतर जो आएगा वह H/2 पाई का आएगा। धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो धारावाही चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कॉपी में जो है हम इस तरह से लिखेंगे, एक का क का बी सही है, ऐसे वोल्ट इंटू मीटर, ख सी विद्युत उदासीन, ग बी केवल अनुप्रस्थ, और इस तरह से ये डी लाल, बी H/2 पाई और बी केवल चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 2 का क है, गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र N2/V - N1/U इज इक्वल्स टू N2 - N1/R, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं कि सीमाओं का उल्लेख कीजिए। यानी यहां पर यह पूछा गया है कि किस के तहत, किस सीमा के अंतर्गत यह फार्मूला सत्य होता है। तो ये आपको लिखना होगा। इसका कारण, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अग्र अभिनत में होता है? इसको फॉरवर्ड बायस में ही क्यों रखा जाता है? यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश E एवं B है। तरंग संचरण की दिशा क्या होगी? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका उत्तर देखें। 2 का जो क है, लेंस का द्वारक बहुत कम होना चाहिए और प्रकाश की आने वाली आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर यानी पैराक्सियल होना चाहिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड अग्र अभिनत में इसलिए होता है क्योंकि इस कारण चालन बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के कोटर से रिकंबाइन होते हैं, जिसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। न्यूमेरिकल पार्ट, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दिए गए हैं बराबर, तो A बराबर डेल्टा एम। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। तो डेल्टा M के जगह पे रख देंगे A, तो साइन A प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ये ऊपर का 2A/2 दैट इज A हो गया। अब साइन A को हाफ के फॉर्म में लिखेंगे, तो यानी A/2 के रूप में। तो साइन A को हम लिख सकते हैं, साइन 2A का फार्मूला 2 साइन A cos A। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और अपॉन 2 कर दें तो 2 इंटू A/2 लिख सकते हैं। तब हम इसे लिख सकें 2 साइन A/2 cos A/2, और नीचे है साइन A/2, तो साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos A/2। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण E तथा B के लंबवत होगा, क्योंकि आपने इसमें पढ़ा हुआ है कि इनके जो संचरण की दिशा होती है यह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेल का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, क्या क्या? विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर,
इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, यानी दूरी अगर बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, घटा देंगे तो घट जाएगा। इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर जो सेल बनाते हैं, उस सेल में जो है जो इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड का कितना ज्यादा क्षेत्रफल सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, इस पर निर्भर करता है। तो अगर ज्यादा हिस्सा डूबा हुआ है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, और कम डूबा हुआ है तो अधिक होगा। ताप बढ़ने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 का क, व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए। इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं? शंट से क्या समझते हैं? इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। +5 डायोप्टर -3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार ये न्यूमेरिकल है कि धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। देहली तरंग दैर्ध्य और निरोधी विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का क, व्हीटस्टोन सेतु, ये सेतु के लिए फिगर बना देंगे। अब यहां पर कहा गया है कि संयुग्मी भुजाएं कौन सी हैं। तो संयुग्मी भुजाएं, इसमें उन भुजाओं को कहा जाता है जिनको आपस में बदलने पर उनके संतुलन पर कोई प्रभाव न पड़े। तो अगर ए और सी और बी तथा डी, यानी ए सी और बी डी की पोजीशन अगर हम चेंज कर देते हैं तो इसके संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ए सी और बी डी यह इसकी संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। शंट किसे कहते हैं? यह विद्युत परिपथ में लगाया जाने वाला प्रतिरोध या चालक तार होता है जिसका उपयोग परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को किसी दूसरे मार्ग से भेजा जाता है, और धारा मापी में शंट लगाकर उसे वोल्ट मीटर अथवा अमीटर में बदला जा सकता है। अब यह इस पर निर्भर करेगा कि धारा मापी में जो शंट लगाए हैं यह कम प्रतिरोध का है, सीरीज में लगा है या पैरेलल लगा है, उसके अकॉर्डिंग वोल्ट मीटर और अमीटर में बदला जा सकता है। तीसरे का ग, पावर दिया गया है, पहले का +5D, दूसरे का -3D। तो संयोजन की क्षमता हो गई P = P1 + P2, +5D -3D तो +2D हो गया। संयोजन की फोकस दूरी F = 100/P, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 100/2 यानी +50 सेंटीमीटर। 3 के घ में वर्क फंक्शन दिया गया है, कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देहली तरंग दैर्ध्य λ0 hc/W होगा। ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, h का मान 6.625। यह 6.625 जो है पेपर में पीछे दिया गया है, जो कि फिजिकल कांस्टेंट या फिजिकल भौतिक स्थिरांक के जो मान दिए जाते हैं यहां पे दिया गया है। इंटू 3 × 10⁸ प्रकाश का वेग, और ये कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में आ जाएगा। इस तरह से λ0 की वैल्यू 6.2 × 10⁻7 मीटर, या इसे हम अगर ये 3 जीरो लगा दें तो 6200 × 10⁻10 यानी 6200 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। निरोधी विभव यानी जो संस्तब्ध विभव या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, तो ये V0 = W/E, यानी W यहां पे कार्यफलन और E, तो 2 × 1.6 × 10⁻19 अपान 1.6 × 10⁻90, तो ये कट जाएगा 2 वोल्ट, यानी यहां पर निरोधी विभव 2 वोल्ट। 4 का क, अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत वाले पीएन संधि के लक्षणों की तुलना कीजिए। सौर सेल के अभिनत की प्रकृति दर्शाइए। दिखाइए कि हेनरी/फैराड √ प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, यानी इसकी जो बीमा है या इसका जो मान निकलेगा यह ओम को प्रदर्शित करेगा। दिए गए परिपथ में प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। इसमें जो है धारा की गणना I1, I2 और I3 निकालना है। अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक के चालकता पर अपमिश्रण तथा ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं। P तथा अल्फा से संबंधित डी ब्रागली तरंग दैर्ध्यों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत, ये दोनों पार्ट दिए गए हैं। तो ये फिगर इसमें बनेगा, P वाला प्लस से और N वाला माइनस से जोड़ देंगे तो अग्र अभिनत हो गया, ये पश्च अभिनत हो गया। अग्र अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध लगभग 50 से 100 ओम होता है, लेकिन पश्च अभिनत में यह मेगा ओम के ऑर्डर का होता है, तो लगभग 10⁻6 ओम के ऑर्डर का। अग्र अभिनत में अभिनति के लिए विभवांतर की आवश्यकता
कम होती है, यानी कम पोटेंशियल की। जैसे एक सेल से यहां काम चल सकता है, लेकिन यहां पर कई सेल की जरूरत पड़ेगी, तो पश्च अभिनति में उच्च विभवांतर की आवश्यकता होती है। अगर हम इसमें इसका अग्रदेशिक अभिलक्षणिक वक्र खींचते हैं तो ये कुछ ऐसा जाएगा 0 0 0 और फिर ये बढ़ करके जा करके और सेचुरेट हो जाता है। लेकिन जब पश्च में होता है तो ये देखिए धीरे 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 0 और सडनली बढ़ता है, जिसे अवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहा जाता है। अब इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया कि सौर सेल को किस बायसिंग में रखा जाता है। तो सौर सेल जो है अनबायस्ड होता है, क्योंकि इसमें कोई बाह्य स्रोत नहीं लगाया जाता है सेल का, किंतु जब इसके संधि पर प्रकाश आपतित होता है तो यह अग्रदिशिक की भांति कार्य करता है। ख हेनरी बटा फैरड अंडर रूट, इसका प्रतिरोध का मात्रक ये प्रूफ करना है। तो हेनरी और फैरड, हेनरी जो है क्या है, हेनरी जो है यह एल प्रेरकत्व की यूनिट है और फैरड जो है धारिता की यूनिट है। तो E बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी, तो एल बराबर ई डी टी अपॉन डी आई। तो E वोल्ट हो गया, डी टी सेकेंड हो गया और डी आई एम्पियर हो गया। फैरड C बराबर Q बटा V, तो आई टी अपॉन V, Q बराबर आई टी अपॉन V। तो अब यहां से ये V ऊपर चला गया तो V अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया, वोल्ट इंटू वोल्ट अपॉन एम्पियर इंटू एम्पियर, यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट करते हैं तो एक पावर माने दो में से एक एक हट जाएगा, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर और V अपॉन आई जो है ये होता है ओम। 4 का ग, बंद परिपथ में किरचॉफ के प्रथम नियम से यहां पर I1 प्लस I2 प्लस I3 0 है, तो I1 प्लस I2 बराबर माइनस I3 हो जाएगा। बंद पास ABCA में निकालेंगे तो I1 माइनस I3 बराबर 2, I2 माइनस I3 बराबर 1। अब इन दोनों को अगर हम जो है जोड़ देते हैं तो I1 प्लस I2 माइनस 2I3 बराबर 3। यहां से I1 प्लस I2 बराबर माइनस I3 है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद I3 मिल जाएगा माइनस 1 एम्पियर। अब समीकरण नंबर सेकंड से I1 माइनस I3 बराबर 2 है, तो इससे I1 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 एम्पियर। और थर्ड से I2 बराबर यह आ जाएगा 0, यानी I1 1 एम्पियर, I2 0 और I3 माइनस 1 एम्पियर। 4 का घ, अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं। तो जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक अपद्रव्य मिलाते हैं तो उसमें एक कोटर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजक अपद्रव्य मिलाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। तो जितना अधिक अपमिश्रण होता है उतना ही अधिक उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं। अर्धचालक की चालकता पर प्रभाव, क्या प्रभाव होता है, अपमिश्रण का प्रभाव। अधिक अपमिश्रण मिलाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। सेकेंड पार्ट है अर्धचालक की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव। तो इसकी जो चालकता सिग्मा बराबर E Ne म्यू V प्लस NH म्यू H होता है। Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू E मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से होल्स के लिए। ताप बढ़ाने पर म्यू V और म्यू H दोनों ही घटते हैं, किंतु Ne और NH दोनों ही बढ़ते हैं। Ne और NH में जो वृद्धि होती है यह म्यू V और म्यू H के कमी के सापेक्ष ये बहुत अधिक होता है, यानी Ne NH में वृद्धि अधिक होती है कंपैरेटिवली इसके घटने के म्यू V और म्यू H में। इसलिए ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। 4 का अंग, प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp, प्रोटॉन का आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। अल्फा कण पर 4 प्रोटॉन के बराबर और इस पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन। डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट 2m3। यहां से अगर हम लैम्डा P अपॉन लैम्डा अल्फा निकालें तो Q अल्फा M अल्फा अपॉन QP MP अंडर रूट में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो Q अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, M अल्फा 4 MP के बराबर, QP 1 इलेक्ट्रॉन MP, अब ये करके 2√2 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात है यह लैम्डा P अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर 2√2 अपॉन 1। 5 का क, 9I और 4I तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए जब तरंगे कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध हो। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। वामर श्रेणी के H अल्फा, H बीटा और श्रेणी सीमा के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। इसी प्रकार
प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट धारित्र के लिए विभवांतर तथा धारित्र दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध पर विभव, परिपथ में धारा और इसके बीच कलांतर। अंग है भंवर धाराएं क्या होती हैं, इसके दो अनुप्रयोग अथवा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इस पर आधारित दो युक्तियों का नाम लिखिए। तो 5 का क हो गया, I1 दिया गया 9I, I2 4I। जब दोनों तरंगे कला संबद्ध हैं तो परिणामी तीव्रता I डैश हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। यहाँ पे मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 25I। जब दोनों तरंगे कला असंबद्ध हो तो परिणामी तीव्रता I डबल डैश I1 प्लस I2 यानी 9I प्लस 4I 13I के बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ये खींचना था तो ये खींच दिया गया है। बामर श्रेणी के लिए N1 बराबर 2 और N2 का मान 3, 4, 5 इस तरह से होगा। अब H अल्फा के लिए होता है N1 का मान 2, N2 3। इसके लिए 1 अपान लैम्डा इक्वल्स टू R 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। तो 1 अपान लैम्डा अल्फा इक्वल्स टू R 1 अपान 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा अल्फा 36 अपान 5R और 1 बटा R का मान होता है 912 अंगस्ट्राम। तो 36 बटा 5 गुणे 912 दिया जाएगा 6566 अंगस्ट्राम। इसी प्रकार H बीटा के लिए N2 का मान 4 होगा, तो जब ये 4 रखेंगे तो यह जाएगा 4864। श्रेणी सीमा मतलब कि इनफाइनाइट के लिए तो N2 बराबर इनफाइनाइट, इस केस में रखेंगे तो लैम्डा इन्फिनिटी का मान 3648 अंगस्ट्राम होगा। पांच के ग में ये पूछा गया है कि आंशिक रूप से परावैद्युत भरे हुए किसी संधारित्र के सिरे पर विभवांतर कितना होगा और उसके धारिता के लिए सूत्र क्या होगा। तो जो विभवांतर होगा यह V बराबर E नॉट D माइनस T प्लस E इंटू T होगा। यह बाकी ऊपर दिया गया है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने पर यह मिल जाएगा C बराबर Q बटा V यानी एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T प्लस T बाई K। T जो है जो परावैद्युत रखा गया इसकी मोटाई है, K परावैद्युतांक और D जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। 5 का घ इस फिगर में ये दिया गया है 400 ओम 180 वोल्ट 180 वोल्ट। तो L के अक्रॉस और C के अक्रॉस बराबर है तो VL बराबर VC है यानी यह रेजोनेंस की स्थिति है। तो इस स्थिति में V बराबर VR होगा। अब इसको तुलना कर लीजिए, V बराबर 200 cos 50 पाई T है तो V बराबर V नॉट cos ओमेगा T से, तो ये V नॉट बराबर 200 वोल्ट। तो प्रतिरोध पर जो अधिकतम विभव है VR वह V नॉट के बराबर होगा यानी 200 वोल्ट। परिपथ में जो धारा है I बराबर IR तो ये V बटा R यानी 200 बटा 400 तो 0.5 एम्पियर। प्रेरकत्व और धारित्र के बीच कलांतर, ये फिगर अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो VL और I और VC, तो इस तरह से VL और VC जो है एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। भंवर धारा, तो किसी चालक के भीतर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे भंवर धारा कहते हैं। धारा की ये भंवर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती हैं और यह चुंबकीय क्षेत्र बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का विरोध करता है। भंवर धारा के जो अनुप्रयोग हैं, कई अनुप्रयोग हैं, इसमें से कुछ लिया गया है। ये प्रेरण भट्ठी में इंडक्शन फर्नेस, प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर में, विद्युत रेलगाड़ियों में भंवर धाराओं का प्रयोग किया जाता है। जब रेलगाड़ी को रोकना होता है तो इसकी पहियों के साथ लगे ड्रम में एक साथ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है जिससे वो आसानी से रुक जाता है। इसका 8वां पार्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लिख देंगे। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित अनुप्रयोग, तो एक एसी जनरेटर है और दूसरा विद्युत ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 6,
स्पष्ट कीजिए कि क्यों हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलती है। साथ में अथवा पाठ दिया गया कि नाभिकीय अभिक्रिया के लिए Q का मान क्या होता है, मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है या दिया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया ये दिया गया है 2 माने ट्वाइस ऑफ 1H2 2He4 प्लस Q में यदि ड्यूटेरियम तथा हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इसकी प्रकृति, Q का मान और द्रव्यमान क्षति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पोर्शन, तो ये बंधन ऊर्जा वक्र है। द्रव्यमान संख्या और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में जब ग्राफ खींचा जाता है तो ये देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, ये हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयरन, यूरेनियम, इनको लेकर के ये खींचा गया है। खींचेंगे तो ग्राफ इस प्रकार से मिलता है। अब यहां पर है क्या कि आयरन के लिए अगर आयरन का ये 56 है तो 40 और ये लगभग ये यहां पर ये मिलेगा। तो इसके लिए न्यूक्लियर प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है लगभग 8.8 MeV है, यानी यह सबसे अधिक अस्थायी कण है, सबसे स्थायी कण जो है यह है। तो अब जो है हम ये देख रहे हैं कि जब यहां से आगे बढ़ रहे हैं तो ये घट रहा है और यहां से नीचे आ रहे हैं तब भी ये घट रहा है। तो होता क्या है, हल्के नाभिक आपस में जुड़कर बड़ा नाभिक कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? तो जो 56 से कम द्रव्यमान वाले नाभिक हैं इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और 20 से कम होने पर वाले द्रव्यमानों के लिए यह बहुत तेजी से कम होती है। अतः हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके बड़ा नाभिक बनाते हैं जिससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है और नाभिक अस्थायी हो जाते हैं। खासतौर से जिनका एटॉमिक नंबर, ये द्रव्यमान संख्या जो है द्रव्यमान 4 या उसके गुणक के रूप में होते हैं, 4, 8, 12, 16, इस तरह से इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है यह अस्थायी वाली होती है। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, क्यों? तो जैसा कि आपने देखा अभी बंधन ऊर्जा में कि 56 से अधिक द्रव्यमान वाले नाभिकों की भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। अतः यह नाभिक कम अस्थायी होते हैं, किंतु जब वे लगभग दो समान द्रव्यमान वाले नाभिकों में टूट जाते हैं तो उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़कर अस्थायी नाभिक के लगभग बराबर हो जाती है। तो इस तरह से भारी नाभिक टूटता है और हल्के वाले जुड़ करके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों ही अभिक्रियाओं में द्रव्यमान क्षति होती है और आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के द्वारा यह जो द्रव्यमान क्षति होती है यही द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में निकलती है। यही कारण होता है कि नाभिकीय विखंडन हो या नाभिकीय संलयन हो, दोनों ही स्थिति में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा अवमुक्त होती है। इसका अथवा पाठ है, Q का मान होता है अभिकारक की बंधन ऊर्जा और उत्पाद की बंधन ऊर्जा का अंतर, प्लस Q एक्सोथर्मिक होगा, माइनस Q तो एंडोथर्मिक होगा। अब यहां पर क्वेश्चन में है कि 1H2 यानी दो ड्यूटेरियम मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं, तो यहां पर जो इसकी एनर्जी होगी यह Q बराबर इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, तो ये निकालेंगे तो आ जाएगा Q का मान 23.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा अवमुक्त होगी। द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा को 931 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा इतना AMU। खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए। क्या दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी तथा इसके विलोम की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है? कारण स्पष्ट कीजिए। और ये न्यूमेरिकल पार्ट है कि 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। न्यूनतम विचलन दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गमन कोण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण के लिए किरण आरेख भी खींचिए। तो खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना, तो क्या क्या अंतर होते हैं? सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी वस्तुओं को बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को करीब देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, खगोलीय दूरदर्शी जो है ये वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी की तुलना में छोटे होते हैं,
लेकिन खगोलीय दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की तुलना में कम होती है, लेकिन यहाँ पर अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की तुलना में बहुत अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी में अंतर जो है कम होता है, लेकिन दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी होती है इनमें अंतर बहुत अधिक होता है। प्रश्न में कहा गया कि सूक्ष्मदर्शी को दूरदर्शी और दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी की तरह से प्रयुक्त किया जा सकता है, तो प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी को दूरदर्शी की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। दूरदर्शी का द्वारक बढ़ा लिया जाता है, जिससे वस्तु से आने वाला अधिक से अधिक प्रकाश आपतित हो और प्रतिबिंब चमकीला एवं स्पष्ट बने, जबकि सूक्ष्मदर्शी का द्वारक बहुत छोटा होता है। ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट है। प्रिज्म का कोण दिया गया है 60 डिग्री, पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है, जो कि √2 के बराबर होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। ए का मान दिया गया 60, तो म्यू बराबर हो गया √2 साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2, और ये ए बाई 2 तो साइन 30। साइन 30 का मान 1/2 हो गया, तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 ये बराबर हो गया √2 इंटू साइन 30 यानी 1/2। इसको लिख सकते हैं हम √2 एक कट जाएगा तो 1 अपान √2। तो ये साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 बराबर साइन 45 के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू जो है 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 ये 45 हो गया। तो इस तरह से 60 ये 2 से गुणा कर दीजिए तो ये 90 हो गया। तो डेल्टा एम बराबर 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। तो डेल्टा एम का मान हो गया अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री। आपतन कोण आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, तो 60 प्लस 30/2 यानी 45 डिग्री। अपवर्तन कोण आर बराबर ए बाई 2, तो ये 60/2 30 डिग्री। निर्गमन कोण, तो जो निर्गमन कोण है अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में यह क्या होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। तो आई बराबर ई दैट इज 45 डिग्री। अब इसके बाद जो है इसमें डायग्राम खींचना है। इसमें जो है आपतित, अपवर्तित और निर्गमन के लिए जो है आपको डायग्राम खींचना है, तो डायग्राम खींच दीजिए। अब ये इसका डायग्राम हम इसमें खींच देंगे। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। स्थैतिक वैद्युत में गाउस नियम और स्थैतिक चुंबकत्व में परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। स्पष्टीकरण तथा लक्षणों की तुलना कीजिए। अथवा एक आवेशित गतिशील कण के पथ की प्रकृति को लिखिए जब यह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, परस्पर लंबवत कार्यरत वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के संयोजन के अनुदिश कार्य करता है। तो देखिए, गास का नियम चर्चित नियम है। आप जानते हैं कि किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। सूत्र होता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू Q/ε0। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार है धारा के लंब तल में धारा I का वहन करने वाले तार के चारों ओर बंद लूप का निर्माण करने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल बंद लूप के माध्यम से प्रवाहित होने वाली कुल धारा के μ0 गुना के बराबर होता है, और इसका सूत्र लिखा जाता है B.dl इक्वल्स टू μ0 I। अब इसमें तुलना है, तो स्थैतिक वैद्युत में जो गॉस का नियम है यह फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए Q/ε0 है। इसमें Q जो है कुल आवेश है जो बंद सतह के अंदर उपस्थित होता है, और एम्पियर के परिपथीय नियम से μ0 I में जो I है, I बहने वाली कुल धारा है जो कि बंद वक्र के अनुदिश होता है। इसका अथवा पार्ट, तो आवेशित गतिशील कण पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल होता है Fe इक्वल्स टू QE, और चुंबकीय बल होता है QV B sin थीटा, जहां पर Q कण का आवेश है, V कण का वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा कण के गति की चुंबकीय क्षेत्र से दिशा है, E वैद्युत क्षेत्र की दिशा है।
तो जब कण वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करेगा तो कण का मार्ग सीधी रेखा होगा, यानी कण जो है सीधी रेखा में गति करेगा। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कण के पथ की जो प्रकृति होगी यह परवलयाकार होगी। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कण के पथ की प्रकृति वृत्ताकार होगी। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कण के पथ की प्रकृति सीधी रेखा होगी। लेकिन जब आवेशित गतिशील कण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो कण का परिणामी मार्ग कुंडलनीवत यानी हेलिक्स के आकार का होगा, सर्पिलाकार होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा प्रतिरोध 0.5 ओम है। पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। 0.01 टेस्ला के एक समान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.7 सेकेंड में घटाकर 0 तक लाया जाता है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। प्रारंभिक और अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश, अथवा अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षक तथा प्रतिकर्षक हो जाता है। तो वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर हो गया। बी का मान 0.01 टेस्ला है और आर जो प्रतिरोध है एक भुजा का 0.5 है। डेल्टा टी जो समय है 0.7 सेकेंड है। अब यहां पर प्रश्न के अनुसार ये कहा गया है कि बी की जो दिशा है उत्तर पूर्व की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है, और ये कुंडली जो है ऐसे रखी गई है। इसका मतलब हो गया कि इसकी अक्ष के साथ जो है यह 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जो कुंडली का प्रतिरोध है यह 4 भुजाएं हैं तो 0.5 गुणे 4 2 ओम हो जाएगा। कुंडलिनी का जो क्षेत्रफल है यह भुजा का स्क्वायर होगा, वर्ग है, तो 0.1 गुणे 0.1 यानी 10⁻² मीटर स्क्वायर हो गया। प्रारंभिक फ्लक्स फाई आई ये हो जाएगा बी ए कास थीटा, तो बी ए कास थीटा बराबर बी का मान हो गया, ए का मान हो गया और कास 45 का मान 1/√2 होता है। तो इस तरह से आ जाएगा ये 0.707 गुणे 10⁻⁻4 यानी 7.07 गुणे 10⁻5 वेबर ये आ जाएगा। अंतिम चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा, इसलिए डेल्टा फाई बराबर यह आ जाएगा 7.07 गुणे 10⁻5 वेबर। प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। डेल्टा फाई यहां से मिल गया है और डेल्टा टी दिया गया है, तो 7.07 गुणे 10⁻5 बटा 0.7 ये भाग दे देंगे, तो ये 10.1 गुणे 10⁻5 आएगा यानी 1.01 10⁻4 वोल्ट। प्रेरित धारा I बराबर E अपान आर, E का मान 1.01 10⁻4 वोल्ट और अपान आर का मान 2 हो गया, तो यह जाएगा 0.505 × 10⁻4 यानी 5.05 × 10⁻5 एम्पियर। प्रेरित आवेश Q बराबर I इंटू डेल्टा टी, I और डेल्टा टी ये मान रख दीजिए 7.07 × 10⁻5 कूलम। इसका अथवा पाठ है कि अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाला बल। तो ये दो तार PQ और RS, PQ में धारा I1 और RS में धारा I2। अब PQ में जो धारा I1 है तो I1 के कारण तार RS पर यानी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण कितना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये B1 बराबर μ0/4 पाई I1/R होगा। इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा अगर आप हथेली के नियम से देखेंगे तो ये कागज के तल में अंदर की तरफ होगी, यानी ये क्रॉस से दिखाया गया है। तो इस तार पर जब कोई तार जो है चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। तो यह जो चुंबकीय बल है F ये हो जाएगा I2 इंटू इसकी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र, तो I2 इंटू B1 इंटू L sin 90, तो I2 इंटू B1 इंटू L, तो ये मिल जाएगा F बराबर μ0/4 पाई I1 I2 L/R न्यूटन पर मीटर
और इसकी दिशा होगी अंदर की ओर। इसी प्रकार से धारा I2 के कारण PQ पर जो है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I2 अपान R और इसकी दिशा होगी कागज के तल में लंबवत ऊपर की ओर। अब इसके कारण जो बल होगा यह भी होगा I1V2 इंटू L, यानी टोटल बल हो गया F बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I1 I2 अपान R इंटू L न्यूटन पर मीटर, ये भी होगा अंदर की ओर। तो इस तरह से पहले पर जो बल लग रहा अंदर की ओर, दूसरे पर जो बल लग रहा अंदर की ओर, यानी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अर्थात समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर दोनों तारों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों तारों पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत है। और जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो दोनों तारों पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होगी और लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा।